नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान के 15 से 20 करोड़ के बीच के मुसलमान जो कि देखने में बिखरे हुए लगते हैं, लेकिन अलग अलग जगहों पर संगठित होकर एक बड़े संगठन को जन्म देते हैं। साथ ही वो सेकुलर पार्टियों के नेता जो हिंदुओं को दिग्भ्रमित करके मुसलमानों की राजनीति करते हैं और लीगल के साथ साथ पॉलिटिकल मामलों में भी केवल और केवल मुसलमानों का समर्थन करते हैं। कुछ वकील जो सो कॉल्ड सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों को साथ देते हैं और विदेशों से भी पैसे लेकर आते हैं, एनजीओ बनाते हैं, एक लीगल संगठन तैयार करके रखा है कि हम लोग इन्हीं के सपोर्ट में काम करेंगे। बहुसंख्यक समाज यानी हिंदुओं का एन केन प्रकारेण विरोध करेंगे और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर कॉलेजियम के जज जिन्होंने अपने विचार को ऐसे बदल लिया है कि जहां भी मुसलमानों का मसला आए, जहां भी हिंदुओं के खिलाफ कोई फैसला देने का मौका मिले, झट से यू टर्न ले लो और हिंदुओं के खिलाफ फैसला दे दो। इसलिए बैकडोर पिटीशन का दौर चल रहा है। कोई याचिका दायर हुई, उसके बाद कुछ याचिकाएं दायर हुई, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अब इस पर सुनवाई होगी, फैसले आएंगे, अब कोई नई याचिका दायर नहीं होगी। लेकिन फिर भी जब कोई मुस्लिम संगठन के, जब कोई मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी के और जब कोई ऐसे व्यक्ति की जो मुसलमानों की राजनीति करता है उसकी याचिका आती है तो सुप्रीम कोर्ट के विचारधारा बदल जाते हैं। सोचने पर जज साहब मजबूर हो जाते हैं कि नहीं, इसकी याचिका की जरूरत तो है। ये ठीक उसी तरीके से जैसे अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों को जमानत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के दो जज जो अभी एक सीजेआई बन चुके हैं, जस्टिस संजीव खन्ना, और उस समय के एक और जज जो अभी सुप्रीम कोर्ट में ही हैं, जस्टिस दीपांकर दत्त, इन दोनों ने पूरी अवधारणा बदल दी थी कि नहीं, अगर इनको जमानत नहीं दी गई तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हो पाएगा, चुनाव में लोकतांत्रिक व्यवस्था में खलल पड़ जाएगा, इसलिए जमानत जरूरी है। चाहे कानून कुछ भी कहता हो, चाहे कानून के प्रावधान कुछ भी कहते हो, चाहे जमानत देने का प्रावधान उसमें है कि नहीं, या फिर भी इनके ऊपर भ्रष्टाचार के कितने आरोप है, कितने मामले हैं। सुप्रीम कोर्ट में पहले भी जजों ने चाहे जितनी टिप्पणियां कर दी हो कि इसमें घोटाले के सबूत तो है, प्रथम दृष्टया दिखता है कि केजरीवाल घोटालेबाज है, लेकिन फिर भी जमानत देंगे क्योंकि लोकतंत्र को बचाना है, इनके एक माइंडसेट है। इसी तरीके से अभी व्यवस्थाएं चल रही है सुप्रीम कोर्ट में और इस व्यवस्था के खिलाफ हंगामा भी चल रहा है कि कॉलेजियम के जजों की मानसिकता कैसी हो गई है। क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक एंटी हिंदू, एंटी मोदी फैसले दिए जा रहे हैं, धड़ाधड़ फैसले दिए जा रहे हैं, रोक लगाई जा रही है। जमानत देने वाले कोर्ट को पहले बेल कोर्ट बना दिया गया था, अब जिस तरीके की व्यवस्थाएं वहां है, वहां पर रोक, प्रतिबंध, बैन कोर्ट बताया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट को। और वकीलों की एक टीम ऐसी भी है जो कि इन एंटी नेशनल, एंटी मोदी, एंटी हिंदू काम करने वाले वकीलों के खिलाफ है, जिसमें ये सिब्बल जैसे वकील हैं जो कि बार बार सुप्रीम कोर्ट को इस बात के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं कि अगर कोई मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर आता है और उसमें एक पक्ष हिंदू होता है तो जज साहब को यह सोच लेना चाहिए कि हिंदू पक्ष के समर्थन में फैसला आ ही नहीं सकता। इससे सो कॉल्ड अल्पसंख्यक समुदाय, तथा कथित अल्पसंख्यक समुदाय इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि जिस देश में 15 से 20 करोड़ के बीच एक वर्ग विशेष है, मुसलमान है, उस मुस्लिम वर्ग को क्या अब भी अल्पसंख्यक कहा जाना चाहिए? यह कोई 1-2 करोड़ नहीं है। अरे अल्पसंख्यक बनने का अधिकार तो यहां पारसियों को है, यहूदियों को है, जैन को है, बौद्ध को है, यहां तक कि थोड़े बहुत अलग अलग राज्यों में पंजाब को छोड़कर दूसरे राज्यों में सिखों को भी है। लेकिन ये मुसलमान जो कई राज्यों में ऐसे तेजी से बढ़ रहे हैं
और क्लस्टर बना के रखे हैं कि राजनीतिक पार्टियां उन राज्यों की इनकी गुलामी करते रहते हैं, चाहे दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, केरल हो या फिर कर्नाटक हो या कुछ और राज्य हो जहां पर मुसलमानों की इतने भाव हो चुके हैं कि कोई भी राजनीतिक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और उसके कुछ सहयोगी पार्टियों को छोड़कर इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि मुसलमानों के गलत कामों को भी गलत कह सके। और उस अल्पसंख्यक समुदाय के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट में ये वकीलों की फौज आ चुकी है, जिसमें कई वकील तो मुस्लिम हैं, जैसे फैजल खान, जैसे महमूद प्राचा, और कुछ ये मानवीयता के आधार पर इनके समर्थन करने की बात करते हैं। और ये सारे वकील मिलकर कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे कांग्रेस के जो तथाकथित सो कॉल्ड सेकुलर जो वकील अपने आप को कहते हैं, इनके साथ गठबंधन करके सेटिंग लॉबिंग कर रहे हैं और इसलिए हिंदुओं के खिलाफ फैसले आ रहे हैं। अभी सबसे बड़ा मामला जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है वो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर, और उसमें पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फरमान जारी किया और वो फरमान पूरे हिंदू समाज के लिए था और ये लीगल सिस्टम के खिलाफ था, न्याय के सिद्धांत के भी खिलाफ, कि अभी के समय में जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक कोई भी नया पिटीशन दायर नहीं कर सकता किसी भी लोकल कोर्ट में भी कि ये मस्जिद को मंदिर के अवशेष इसमें हो सकते हैं। किसी भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप के जगह पर कहीं भी ऐसी याचिका दायर नहीं की जा सकती। और ये रोक कोई छोटे मोटे रोक नहीं है, क्योंकि इस रोक का मतलब है कि अब लंबे समय तक कोई याचिका दायर नहीं की जा सकती है, क्योंकि इस बेंच को जो ये सुनवाई करने वाली है लीड कर रहे हैं। और सीजेआई संजीव खन्ना अब मई में रिटायर होने वाले हैं, 13 मई को वो रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वो बेंच भंग हो जाएगा और फिर नए जज उस बेंच में आएंगे। नए सीजेआई जो होंगे वो फिर रोटेट करेंगे, फिर से नया बेंच तैयार करेंगे और फिर सुनवाई शुरू हो जाएगी। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ जो याचिकाएं दायर की गई और उसके समर्थन में जो याचिकाएं दायर की जा रही है, कुछ इंटरवेंशन याचिकाएं दायर की जा रही है, उन सब को इकट्ठा किया जा रहा है। जबकि पिछले दिनों जब हिंदुओं के खिलाफ यह फैसला आया था, यानी कि प्रतिबंध लगाया गया था कोई नई याचिका दायर करने से, तो उस समय सीजेआई संजीव खन्ना ने एक और बात कही थी कि जितनी याचिकाएं आ सकती थी ये याचिकाएं तो आ गई, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ पहले याचिका शुरू हुई थी और उसमें इनके संवैधानिक होने, कानूनी होने और न होने के बीच एक याचिका दायर की गई थी। अश्विनी उपाध्याय जैसे वकील भी उसमें शामिल थे, जिन्होंने याचिका दायर करके कहा कि ये हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म के खिलाफ है, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, इस पर सुनवाई होनी चाहिए और यह तय होना चाहिए कि आखिरकार 1947 का डेडलाइन जो तय किया गया है उसके बाद क्या हम ये तय ही नहीं कर सकते किसी जगह पर अगर किसी मस्जिद में हिंदू मंदिर के अवशेष मिलते हैं फिर भी हम उसके स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए नहीं जा सकते? या फिर उसी तरह से जैसे वक्फ बोर्ड के लिए किया जा रहा था कि कोई संपत्ति वक्फ बोर्ड की हो गई, उसका डिस्प्यूट का समाधान कोई कोर्ट में नहीं जाकर कर सकता, यह लीगल रेमेडी के सिद्धांत के खिलाफ है, न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है। उस पर सुनवाई होनी थी, लेकिन यह सुनवाई हुई नहीं, 2020 से लटका हुआ रहा, क्योंकि उस पर सुनवाई तेजी से होती तो यह फैसला संभवतः यह आना चाहिए था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बेसिक स्ट्रक्चर जो संविधान का है, आधारभूत संरचना, उसके खिलाफ है, इसलिए इसे खत्म किया जाना चाहिए। आप ये तय नहीं कर सकते बैठकर कि कानूनी तरीके से कुछ भी हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक सिलेक्टिव परसेप्शन रखे और कभी जज साहब कहें कि अगर कोई कानून पारित किया गया है, अगर कोई कानून लाया गया है संसद से, तो हम उसका अपमान नहीं कर सकते, हम उसके पक्ष में फैसले देंगे। और जब आपका विचार लगे तो संसद के ही कानून को निगलेक्ट कर दें, इग्नोर कर दें, खत्म कर दें, बर्बाद कर दें, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर था, जैसे इन्हीं के खिलाफ, कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ एक कानून बना था एनजेएसी का, उसको भी आपने
खत्म कर दिया, रिजेक्ट कर दिया और इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो कानून बने थे उसको भी खत्म कर दिया। तो फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ जो याचिका दायर की गई थी 2020 से अब तक क्यों चलती रही? लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात तो यह हुई कि जब सीजेआई संजीव खन्ना ने यह बात कही थी कि आगे याचिका दायर नहीं की जाएगी, तो फिर से ओवैसी की याचिका अचानक से एक्सेप्ट क्यों कर ली गई? असदुद्दीन ओवैसी ने एक याचिका दायर की और कहा कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ याचिकाएं हैं और उसके समर्थन में जो इंटरवेंशन याचिकाएं हैं उस पर सुनवाई तो होती रहेगी, लेकिन इनके तरफ से याचिका, ओवैसी की याचिका में यह कहा गया है कि तुरंत ही तत्काल केंद्र सरकार को निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया जाए कि अभी कोई भी ऐसे मस्जिद का विवाद सामने नहीं आना चाहिए और वो हर राज्यों को इसके लिए निर्देश दें। यानी आप सुप्रीम कोर्ट हिंदुओं के खिलाफ पहुंचे हो, पीएम मोदी के खिलाफ पहुंचे हो कि सुप्रीम कोर्ट पीएम मोदी को कोई निर्देश दे, केंद्र सरकार को कोई निर्देश दे कि हिंदुओं के खिलाफ काम न करो। क्यों? क्योंकि हिंदुओं के समर्थन में जो हवा चल रही है उसी का परिणाम महाराष्ट्र से देखने को मिला, उसी का परिणाम आगे दिल्ली से देखने को मिलेगा, उसी का परिणाम इसके बाद बिहार से भी देखने को मिलेगा। और ये जो हवा चल रही है ये आगे तूफान और सुनामी में तब्दील होगा। तो 2029 का परिणाम भी इसी के पक्ष में आएगा और ये लोग बौखलाहट में इस बात के लिए है कि एन केन प्रकारेन केंद्र सरकार की तरफ से कोई ऐसे फैसले दिलवा दें जिससे हिंदुओं के बीच नाराजगी बढ़े। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अगर निर्देश दे और उसके बाद सरकार को उस निर्देश का पालन करने के लिए अगर कोई आदेश पारित करना पड़े तो इससे हिंदू फिर से नाराज होंगे, सरकार के खिलाफ आएंगे, जैसे पहले भी इन लोगों ने किया। सुप्रीम कोर्ट से याचिका दायर की गई थी, आदेश पारित किए गए थे और उस आदेश में जब दलित एक्ट के खिलाफ, हरिजन एक्ट के खिलाफ जो फैसले आए थे तो सरकार पर सारे लोगों का, दलितों ने जो आंदोलन किया, कुछ एनडीए के पार्टनर पार्टियों ने आंदोलन किया, उनमें समर्थन किया कि नहीं सरकार ही दलितों के खिलाफ है, हरिजन एक्ट के समर्थन में नहीं बल्कि विरोध में फैसले आ रहे हैं। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ भी एक संशोधन विधेयक लाना पड़ा और ये इसलिए क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के रास्ते से हिंदुओं के साथ ऐसा फैसला दिया गया था और उसमें इन्हीं लोगों की भूमिकाएं थी। फिर से यही सोचा जा रहा है, एक निर्देश सुप्रीम कोर्ट से आए, सीजेआई संजीव खन्ना की तरफ से आए कि नहीं मोदी सरकार ये निर्देश दे, सारे राज्यों को निर्देश दे कि अब मंदिर मस्जिद के बीच का विवाद नहीं होगा, आज फिर से किसी मस्जिद पर दावेदारी नहीं होगी, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को और मजबूत किया जाएगा। केंद्र को जो नोटिस सुप्रीम कोर्ट से मिला है इस बात के लिए कि अपना स्टैंड क्लियर कीजिए, उसके पहले ये दबाव डाला जाएगा। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट में जब उस बेंच ने कह दिया था कि फर्दर आगे कोई याचिका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा इस पर, तो ओवैसी की बैकडोर पिटीशन को कैसे एक्सेप्ट कर लिया गया? आखिरकार ओवैसी में क्या खासियत थी कि उसके पिटीशन जो इंटरवेन करने के लिए है, जो केंद्र को निर्देश देने के लिए है, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, जबकि एक बार तो सुनवाई इस पर हो चुकी है और सुनवाई के बीच में आप किसी और की याचिका ले लेते हो और उसके बाद उस सुनवाई को भी डिले करते हो। और ताकि डिले होगा तो इधर जो सुप्रीम कोर्ट ने इंजेक्शन लगाया है, जो इंजेक्ट किया है और जो बोला है कि अब जब तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं आ जाते कोई भी याचिका किसी लोअर कोर्ट में नहीं जाएगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, कोई इस पर फैसले नहीं आएंगे कि किसी भी मस्जिद के नीचे मंदिर हो सकते हैं। और इस विवाद को खत्म कर दिया, मतलब हिंदुओं को आगे कानूनी तरीके से संघर्ष करने, लड़ाई करने से पर भी रोक लगा दी गई, चाहे ज्ञानवापी ही क्यों न हो। उसमें इस बात की चर्चा है कि ज्ञानवापी परिसर पर भी यह लागू होता है, मथुरा में भी लागू होता है, संभल की बात तो छोड़ दीजिए। तो जिस तरीके से धड़ाधड़
जो एंटी हिंदू फैसले दिए जा रहे हैं इसी तरीके से दिए जा रहे हैं जो संगठन मुसलमानों का है, जो संगठन वकीलों के उस ग्रुप का है जो कि सिटिंग लॉबिंग करता है सुप्रीम कोर्ट में बैठ के, और जिसने तय कर लिया है कि हमें हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों का समर्थन ही करना है। ये सेटिंग गेटिंग उन पॉलिटिकल पार्टियों का है जो सो कॉल्ड सेकुलरिज्म के नाम पर मुस्लिम परस्त राजनीति करती है, और ये उन सारे संगठनों का भी है जो मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता है, और उन जजों का भी है जिन्होंने अपना विचार बना लिया है कि कानून नहीं बल्कि विचारधारा के आधार पर कोर्ट चलेंगे, उसके फैसले आएंगे। और यही वजह है कि अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हंगामा चल रहा है। वकीलों का एक गुट इस बात के लिए भी तैयार है कि अगर ऐसे फैसले आते रहे तो हमारा विश्वास डोल जाएगा, लोगों का विश्वास तो हिला हुआ है ही। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहे। धन्यवाद।